हाय प्यारे बच्चे, मैं संतोष कुमार आप सबको संतोष एजुकेशन स्टडी पे दोस्तों स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 का मैं एक बेहतरीन सब्जेक्ट विषय पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे। आज का जो विषय रहेगा बच्चे वो इकोनॉमिक्स रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? इकोनॉमिक रहेगा ना, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में बच्चे 6 से 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चे इस विषय से बच्चे, और 3 से बच्चे 6 2 नंबर का बच्चे, और 1 से 2 आपके 5 नंबर का रहेगा बच्चे प्रश्न। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यदि आप मेरा सभी वीडियो इकोनॉमिक्स के देख लिए बच्चे तो आपके और कोई क्लास इकोनॉमिक्स के करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों बच्चे ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने जो जा रहा हूँ बच्चे। इकोनॉमिक्स के मैं लाइन बाय लाइन अर्थ निकाल के आप सभी को बच्चे समझाऊंगा, अंडरलाइन करके समझाऊंगा। कौन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन आपको ज्ञात रखना है, कौन ज्ञात नहीं रखना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बहुत ही बारीकी तरीका से आप सभी को मैं समझाऊंगा बच्चे। आइए, आज का जो चैप्टर है बच्चे इकाई जो है 1 है, इकाई 1 है और चैप्टर भी 1 है, और अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था क्या है बच्चे? इसके बारे में कहा जाता है किसी भी देश की विकास सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड है, अर्थव्यवस्था। यदि आपका देश का, आपका राज्य का, आपका घर का यदि अर्थव्यवस्था अच्छा है तो आपका देश का विकास अच्छा होगा बच्चे। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन सीखते हैं बच्चे। तो अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि हमारा अर्थ जो व्यवस्था भारत का है वो एक दिन का संरचना नहीं है बच्चे। इस संरचना को बनाने में कई वर्ष भी लग गए हैं बच्चे। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले हमारा जो देश था वो 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। कितना सालों तक बच्चे? 200 सालों तक। उससे पहले हम लोग का जो देश था वो सोने का चिड़िया कहा जाता था। सोने का चिड़िया मतलब 200 सालों पहले हमारा जो देश था वो सोने के चिड़िया कहलाता था, और सोने के चिड़िया को अंग्रेजों ने भरपूर शोषण किया। शोषण का अर्थ लूटा है ना, यहाँ शोषण का शब्द है लूटा, है ना, भरपूर लूटा। यहाँ से अंग्रेजों ने सभी वस्तुएं, सभी चीजों को भरपूर शोषण करके लूट के ले गया, और जम को लूट कर जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास क्या होगी? मंद हो गई, यानी कि नगण्य होगी। बंद नहीं, मंद होगी, धीरे धीरे होने लगा विकास बच्चे, है ना। कहा जाता है अब हम आजादी के बाद हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति को बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रभाव पड़ा बच्चे। कहा जाता है कि हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, विकास की मापेंगे कैसे, सूचकांक क्या है, बिहार की विकास की स्थिति क्या है, ये सभी की चीजों के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, है ना। ये सभी बातों पर बच्चे हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे बच्चे। यहाँ पे 2-3 सवाल आपको लिखना होगा बच्चे, 2-3 सवाल। पहला, भारत की कितना सालों तक गुलाम था बच्चे? बताइए कितना सालों तक गुलाम था। दूसरा सवाल प्यारे बच्चे आपको है कि भारत कब आजाद हुआ बच्चे? भारत कब आजाद हुआ? उसके बाद प्यारे बच्चे यदि मैं बात करूं कि अब भारत किसका गुलाम था, है ना, तो किसका गुलाम यहाँ पे लिख दे रहे बच्चे? अंग्रेजों। क्या बच्चे? अंग्रेजों का गुलाम था ना। चलिए आइए बच्चे अब हम लोग आगे समझते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। कहा जाता है कि भारत जो था वो अंग्रेजों को क्या था बच्चे? कॉलोनी था। क्या था? कॉलोनी बनाकर रखा था। कौन रखा था? अंग्रेजों ने भारत अर्थव्यवस्था को अपना एक कॉलोनी बनाकर रखा था, और इन्हें नीति अपनाया था बच्चे। क्या नीति अपनाया था? फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। कौन रखा था बच्चे? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था जो था कृषि प्रधान था। मतलब ब्रिटिश के पूर्व, मतलब अंग्रेज के पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि प्रधान था। होने के बाद यहाँ पे उद्योग अच्छा था, व्यापार अच्छा था, यातायात अच्छा था, आधारभूत संरचना अच्छा था, अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में भारत अच्छी स्थिति में थी। लेकिन
लेकिन शोषण दमनकारी नीति के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। जर्जर का अर्थ होता है बच्चे एकदम खत्म हो गई, एकदम गिर गई। यहाँ पर क्या पनप गई बच्चे? गरीबी पनप गई, अशिक्षा हो गए, अंधविश्वास पर लोग रहने लगे, विषमता हो गए, अपने में लोग टूट गए। शोषण के सम्राट था अंग्रेजों। लगभग 200 वर्षों भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ। अंग्रेज जब तक हमारे देश में रहे बच्चे तो कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता मतलब प्रति व्यक्ति आय जो था वही रह गया बच्चे। कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, कृषि पर लोग अधिक जनसंख्या निर्भर होने लगा। हस्तलिपि धीरे धीरे पतन हो गया। ये सारे चीजों खत्म हो गई बच्चे, है ना। अब बच्चे कॉलोनी क्या होते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। कॉलोनी क्या होते हैं बच्चे? तो लिखिएगा, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासन देश का कॉलोनी कहा जाए। जैसे भारत जो था एक राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र है। ये अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था, अंग्रेजों के अंतर्गत रहने लगा था, इसलिए भारत क्या होगा बच्चे? अंग्रेजों को क्या होगा? कॉलोनी। और भारत करीब 2 सालों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश कॉलोनी के रूप में रहा। कितने सालों तक कॉलोनी के रूप में रखा बच्चे भारत को? 200 सालों तक। बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। कहा जाता है बच्चे यहाँ पे है अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि सभी लोग अपने आजीविका को अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं में लगे रहते हैं। मतलब अपनी आजीविका को अर्जन मतलब आजीविका को चलाने के लिए हर व्यक्ति, हर लोग अपना कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। इसकी क्रिया मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। क्या? वस्तु मतलब कोई भी व्यक्ति सेवा दे रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो हर किसी व्यक्ति का 2 ही उद्देश्य, या तो वस्तु होगा या तो सेवा उत्पादन से संबंधित होगा। उदाहरण के लिए बच्चे, किसान खेत एक खलिहान में, मजदूर कल कारखाना में, शिक्षक स्कूल और कॉलेज में, वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये सभी लोग अपने अपने कार्य में क्यों व्यस्त रहते हैं? बच्चे आपको भी पता है हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम किस लिए बच्चे? बस धन कमाने के लिए। किसके लिए बच्चे? धन कमाने के लिए। आपके पिताजी किसान है तो आपके पिताजी खेत में क्यों काम कर रहे हैं? तो धन के लिए। और धन का मुख्य कारण क्या बच्चे? अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए। उत्तर है कि ये सभी लोग अपने धन कमाने के उद्देश्य में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्य की आवश्यकता पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। बच्चे इसको आप नोट कर लेंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या होते हैं? कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं या आय प्राप्त होती है, उससे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहलाता है बच्चे? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था के एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, पर परिवहन, संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो भिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का संपादित करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं क्रय कर सके। क्रय मतलब खरीद सके बच्चे, क्रय मतलब खरीद सके, है ना। और अर्थव्यवस्था का आपसे पूछेगा बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या बच्चे? है ना, बोलो कितने कार्य बच्चे? 2 है। देखो कितना बच्चे? 2 है। पहला बच्चे आपको ज्ञात रखना है, लोगों की आवश्यकता संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना। बच्चे याद रखना, पहला कार्य क्या है बच्चे? लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। बच्चे हम
यदि उद्योग धंधा लगाएंगे, वस्तु उत्पादन करेंगे तो पक्का 100% उससे रोजगार मिलेगा। जैसे यदि मैं खेती करता हूँ तो खेती के दौरान बच्चे हम काफी लोगों को रोजगार देंगे। यदि मैं शिक्षा बच्चों को पढ़ाता हूँ तो काफी हम उसमें बच्चों को शिक्षकों को रखूंगा बच्चे। तो यदि वस्तु बनाए, यदि सेवाएं उत्पादन करें तो बच्चे हमें रोजगार देने के। तो आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य कितने हैं? तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो कार्य बच्चे दो है। पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, यह करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना बच्चे। कुछ शास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की परिभाषा भी दी है। कहा जाता है आर्थर लेविन्स के अनुसार बच्चे अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। क्या? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अपनी क्या संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार बच्चे है ना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन के अनुसार क्या बच्चे? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्द में कहा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाती है। अपनी क्या चलाती है? आजीविका चलाती है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं क्या बच्चे? एक, कम से कम एक दो परिभाषा आप ज्ञात रखिएगा बच्चे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे। यदि अच्छा लग रहा होगा मेरा क्लास बच्चे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें बच्चे। आइए अब हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में काफी आता है बच्चे। अर्थव्यवस्था की संरचना बच्चे, अभी मैं कार्य पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चे? कार्य। अब पढ़ेंगे बच्चे संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। मतलब संरचना का मतलब उत्पादन जो हो रहे हैं वो क्षेत्र जो है वो विभाजन किया जाता है। कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार आर्थिक क्रिया और गतिविधियां संपादित की जाती है। जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रिया को मोटे तौर पर देखा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चे? 3 भागों में। आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने भेद या कितने प्रकार में बांटा गया है बच्चे? तो तीन भागों में। पहला बच्चे प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा बच्चे तृतीयक क्षेत्र। पहला बोलो जल्दी, कमेंट लिखो। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बच्चे। इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि। क्या बच्चे बोलेंगे? कृषि क्षेत्र बोलेंगे। इसी को बच्चे बोलेंगे उद्योग। क्या बच्चे? उद्योग क्षेत्र भी बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको बच्चे हम लोग बोलेंगे, बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे बच्चे? उद्योग क्षेत्र बोलेंगे। सेवा और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए एक एक चीज को पढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब बच्चे इसको हम लोग पाई चार्ट को पहले समझते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चे बोलो जल्दी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा बच्चे द्वितीय क्षेत्र, तीसरा प्यारे बच्चे तृतीय क्षेत्र बच्चे। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बच्चे, बोलो प्यार से, कृषि क्षेत्र बच्चे। कृषि क्षेत्र बच्चे। और द्वितीय क्षेत्र के अर्थ होता बच्चे, है ना, उद्योग क्षेत्र। क्या बच्चे? उद्योग क्षेत्र। और इसका मतलब होता बच्चे सेवा क्षेत्र। क्या होता बच्चे? सेवा। जहां से उत्पादन की जाती है तो उसको कृषि क्षेत्र कहेंगे या प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। जहां से निर्माण होता है, जहां से कोई चीजों की, कोई वस्तुओं का क्या होता है बच्चे? निर्माण होता है, उसको उद्योग क्षेत्र कहेंगे। और प्यारे बच्चे जहां हम लोग उसको ले जाने में सेवा देते, जैसे एक शिक्षक सेवा दे रहा बच्चे, तो शिक्षक जो हो गया वो हो गया सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। वकील तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, बैंक तृतीय क्षेत्र बच्चे। आइए समझते हैं। तो सेवा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो जाएंगे बच्चे, पशुपालन हो जाएंगे बच्चे, वन हो जाएंगे, मत्स्य पालन हो गया बच्चे। ये सारा चीजें हो जाएंगे कृषि क्षेत्र या बच्चे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। उद्योग हो जाएगा बच्चे, निर्माण हो जाएगा, गैस या बिजली हो जाएगी, ये सभी किसके अंतर्गत हो जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, अन्य सेवाएं होंगे, वो जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे बच्चे।
तो समझते हैं। उद्योग के अंतर्गत बड़ा बड़ा उद्योग, छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब घर घर में, लघु मतलब छोटा 4-5 गो लोगों, बड़ा मतलब जो मतलब जिसमें 100-50 लगे, और मध्यम मतलब बड़ा मतलब जिसमें हजारों लोग काम कर सकते हैं। आइए बच्चे एक एक चीजों को समझते हैं, बारीकी से समझते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर में 5 नंबर के सवाल आते हैं। बच्चे कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, उन्हें समझाएं, या आप क्या समझते, इस तरीका से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे। कहा जाता पहला है बच्चे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र का। इसके अंतर्गत बच्चे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। मतलब यहाँ से बच्चे प्राथमिक क्षेत्र में जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने के जो व्यवसाय वो सभी आते हैं बच्चे कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है बच्चे। इसके अंतर्गत खनिज आते हैं, खनिज व्यवसाय आते हैं, निर्माण कार्य आते हैं, जनोपयोगी सेवाएं आते हैं, जैसे गैस, बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती है। एक क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसके लिए इन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो भी वस्तु हम निर्माण करेंगे बच्चे, जो भी वस्तु हम निर्माण करेंगे, जो भी वस्तु उत्पादन करेंगे, और सबों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को ही बच्चे हम लोग तृतीय क्षेत्र इन लोगों की सहायता करेगा बच्चे, है ना, और इसलिए इसे हम सेवा कहते हैं, कहा जाता है बच्चे। अब यहाँ पे समझते हैं बच्चे राष्ट्रीय आय, इन तीनों क्षेत्रों को योगदान की एक तालिका देखिए बच्चे। राष्ट्रीय जो आय है इसमें क्या बच्चे देखा जाता है कि जब हमारा देश गुलाम था उसमें सबसे ज्यादा यूज होता था, जो राष्ट्रीय आय जो योगदान जिसका था वो क्या था बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र से था, है ना। और 2007 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है, 9 के बराबर बच्चे, है ना। और द्वितीय क्षेत्र से थोड़ा सा घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा और थोड़ा सा बढ़ा। अभी सबसे ज्यादा वर्तमान में देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र से भारत की आय प्राप्त होती है, भारत की आय प्राप्त होती है। अब यहाँ पे तालिका के नीचे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। आजादी के समय आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था बच्चे, 58.7% था, जो घटकर अब 22% ही रहा बच्चे। पहले आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा था, योगदान उसका ज्यादा था, बाकी अब वो घट गया, 22 पे आ गया। द्वितीय क्षेत्र के का योगदान 1947 में बच्चे 14% था, जो बढ़कर अब 22% हो गया। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में बच्चे 27 था, जो बढ़कर अब कितना हो गया बच्चे, 56 हो गया। क्या हो गया बच्चे, 56 हो गया। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। आपको भी पता है स्वतंत्रता के बाद भारत धीरे धीरे समृद्ध देश के, क्योंकि जब यहाँ पे तृतीय जो था बच्चे वो 22 था, अब बच्चे डबल हो गया। अब क्या हो गया बच्चे, डबल से भी ज्यादा हो गया बच्चे, है ना। अब कितना हो गया बच्चे, 56 हो गया, मतलब बढ़ गया। क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्षेत्र जो था वो क्या होगा बच्चे, बढ़ गया। अब बच्चे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी बच्चे हम लोग पढ़े अर्थव्यवस्था कितने कार्य हैं, 2 कार्य हैं, उत्पादन करना और कुछ ही रोजगार देना। अर्थव्यवस्था का संरचना भी पढ़े बच्चे। संरचना कितने प्रकार, 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के क्या पढ़ेंगे बच्चे, प्रकार। तो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होते बच्चे। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा बच्चे समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा बच्चे मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला बच्चे बोलो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा सामाजिक अर्थव्यवस्था, तीसरा बच्चे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे ध्यान से देखा बच्चों, समझने की कोशिश करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों, निजी मतलब खुद, निजी कर तो खुद व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका अब उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, उसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो पूंजी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अपने निजी
जिसका मालिक वो स्वयं हो या अपने उपयोग या अपने लाभ के लिए काम करता हो, उससे बच्चे हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो देश है बच्चे वो पूंजीवादी है। अब बच्चे सामाजिकवाद व्यवस्था। समाजवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का समूह स्वामित्व और संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसका मालिक, जो भी उत्पादन देश करता है उसका मालिक देश होता है। कौन होता है? देश की सरकार होता है, जो समाज कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, रूस आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों भूमंडलीकरण और उदारीकरण के लिए सामाजिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है बच्चे, है ना। उसके बाद बच्चे हम लोग समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और सामाजिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रण अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के साधनों समित सरकार और निजी व्यक्तियों के पास, मतलब सरकार के भी पास हो और मतलब निजी व्यक्तियों के पास हो। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसा व्यवस्था बच्चे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और दोनों का क्या बच्चे? रास्ता है। तो बच्चे वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए करें बच्चे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं बच्चे, है ना। अब बच्चे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीजों बाबू कि अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे की तरह होता है। जिस तरह एक पौधा का क्रम विकास होता जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाल आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक कुछ विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुई परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था का विकास की कहानी कह सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं? एक पौधे की तरह बच्चे भारत या किसी देश की अर्थव्यवस्था होते हैं। जिस प्रकार बच्चे पौधा बढ़ता है तो बड़ा होता है, उसमें फल पनती आता है, तो लोगों की भलाई के लिए उसको उपयोग करते हैं। उसी प्रकार बच्चे भारत की भी अर्थव्यवस्था है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है। यदि अर्थव्यवस्था अच्छा होगा तो देश को अच्छा समझेगा, है ना, विकसित देश को समझा जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं हुआ तो वो देश में अच्छा भी नहीं होगा। कहा जाता बच्चे अर्थव्यवस्था का विकास को देखने के लिए हम अपने देश की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है बच्चे। कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थिति को विवेचन करेंगे, जो दोनों ही पारंपरिक सहयोग क्रियाएं हैं। पहला बच्चे आर्थिक विकास, पहला बच्चे को चाहिए आर्थिक विकास तथा दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास क्या है बच्चे? पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। पहले जान लेना आवश्यक होगा कि आर्थिक विकास है क्या। आर्थिक विकास है क्या, तो आइए समझते हैं। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को अर्थशास्त्रियों को काफी मतभेद है। इसकी एक समान स्वर मान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान ले। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास क्या बच्चे? आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ये क्या बच्चे? आर्थिक विकास की एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। चलिए ज्यादा कुछ समझिएगा नहीं। अब बच्चे समावेशी विकास, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के आएंगे बच्चे, ध्यान दे देना है। कितने नंबर के आएंगे बच्चे? 2 नंबर के आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं बच्चे, इसलिए इसे अब ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे बच्चे ना। सॉरी बच्चे, माफ करना। समावेशी विकास क्या है बच्चे? आर्थिक विकास की जिस पद्धति प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों
का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे तो ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। फिर से समझिएगा, समावेशी, समावेशी मतलब सबका विकास हो, सम मतलब बराबर, मतलब सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, समाज का कोई भी वर्ग लाभ से अछूता मतलब न बचे तो ऐसी क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है, इनक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है बच्चे। चलिए आप इस थोड़ा सा आप लाइन बच्चे समझ जाइएगा, है ना। अब समझते हैं बच्चे आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है बच्चे। ध्यान से, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है ये समझते हैं। कहा जाता है बच्चे आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किए जाने लगा है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, मतलब वृद्धि का जो शब्द का जो प्रयोग है वो विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों, देखिए वृद्धि मतलब जो ऑलरेडी वृद्धि हो गया है, जो अच्छा है, जैसे अमेरिका, श्रीलंका, है ना, जापान, ये वृद्धि हो गया है ना। और विकासशील जो विकास के कगार पर है, नहीं विकास बाकी विकास के कगार पर है, ऐसे विकास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता ब्राइट सीन के है ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, मतलब वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, किसके द्वारा, ब्राइट सीन के द्वारा बच्चे। आइए सतत विकास को समझते हैं बच्चे। और आपको सतत विकास एग्जाम में आपको कितना नंबर के आएंगे बच्चे, 2 नंबर के आपके एग्जाम में बच्चे आएंगे। कितने नंबर के आएंगे बच्चे, 2 नंबर के एग्जाम में 100% बच्चे आएंगे। इसलिए बच्चे सभी बच्चे इसे ध्यान से समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इस तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ियों को इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीकी ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। इसके उत्पादन क्रिया जल, वायु, भूमि को प्रदूषित कर रही है। आज जो एक चिंता का विषय है, इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके वैकल्पिक रूप में सतत विकास, पोषणीय विकास की अवधारणा को जन्म हुआ है। आइए अब समझते हैं बच्चे, सतत विकास का शब्द का अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, मतलब यहाँ से परिभाषा आप लिखिएगा बच्चे, सतत विकास का पूरा बढ़िया से डिफिनेशन लिखिएगा, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ियां बल्कि भावी पीढ़ियां, भावी मतलब भविष्य का भी पीढ़ियां को ध्यान में, विकास को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता बच्चे। सतत विकास के बारे में हमारे ब्रॉडलैंड आयोग बताते हैं कि ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है, मतलब वर्तमान से कोई समझौता नहीं हो गया, बाकी भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए बच्चे। सबका अलग अलग बच्चे अलग अलग मत है बच्चे, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे समझते हैं बच्चे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी आएंगे बच्चे। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास हो सकता है। नियोजन क्या होता है बच्चे, समझते हैं। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था को उपलब्ध साधनों का नियोजित, समन्वय और उपयोग करना होता है।
मतलब बुद्धिपूर्वक हम किसी वस्तुओं को, साधनों को उपयोग जब करते हैं तो उसी को बच्चे हम आर्थिक नियोजन कहा जाता है। ध्यान से समझने के बच्चे कोशिश करेंगे। भारत में एक योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन है, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाती है। बच्चे आपसे पूछेगा योजना आयोग का कार्य क्या है, तो आने वाला 5 वर्षों का क्या बनाता है बच्चे, आर्थिक क्रिया की योजना बनाती है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। बच्चे बताओ, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बच्चे, 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष बच्चे होते प्रधानमंत्री, पदेन, पदेन मतलब जो वर्तमान में है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष है ना, वर्तमान में है। वर्तमान में देखा जाए बच्चे तो वह भी के देखा जाए तो बच्चे है ना प्रधान मोदी जी है। बाकी बच्चे जब बुक लिखा गया उस समय जो थे वो थे मनमोहन सिंह थे। चलिए, तो यहाँ से योजना आयोग बच्चे यहाँ पे कहा जाए कि बताइए मेरे लाडलो मेरे से योजना, क्या बच्चे योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते, तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे इस तरीका से बच्चे आप ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकता अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। अर्थात भारत अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना की पूरी कर चुका है और 11वीं पंचवर्षीय योजना का तरफ विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि है बच्चे, पहले आपसे पूछेगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 56 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना बच्चे बोलो 7 से 12। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आपसे पहला सवाल है बच्चे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो 51 से 56। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 7 से 12। और भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किन्हें दिया जाता है बच्चे, तो नियोजन का। किन्हें बच्चे, नियोजन का दिया जाता है। कहा जाता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि और उद्योगों आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और भारत में नियोजन को एक तालिका द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो चतुर्फुट में आयताक्रम में जो बच्चे घेरा हुआ रहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए से ध्यान दीजिएगा। भारत में नियोजन आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। कामकाज एक उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है, उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग में 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते बच्चे, 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते बच्चे, 8 सदस्य। तो बच्चे ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरे बच्चे 56 से 61, 7वीं बच्चे ये सब याद रखना। देखो पहली और 11वीं कम से कम बच्चे आप याद रखिएगा, एग्जाम में दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे, या सदस्य कौन होते हैं, तो
सभी राज्य के मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, पदेन वर्तमान में कहा जाता है प्रत्येक 5 वर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदित होती है। अनुमोदित मतलब उसे सौंप दिया जाता है बच्चे। चलिए, तो बच्चे यहाँ तक आप सभी को क्लास मेरा कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे बच्चे। मैं पहली बार बच्चे इतना लंबा एसएसटी की क्लास ले रहा हूँ बच्चे, है ना। मैं लास्ट में आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव, जब हमारा चैप्टर बच्चे खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट में बच्चे इसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चे हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे और सब्जेक्टिव भी करवा देंगे बच्चे। इसी चैनल पर सारे क्लास आपको मिलेंगे बच्चे, पूरी ध्यान से, पूरी और शिद्दत से इसी चैनल पर बच्चे सब कुछ मिलेंगे। अब बच्चे रिकॉर्डेड देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा बाबू। अब पहले आर्थिक विकास के बाद बच्चे मौद्रिक विकास। मौद्रिक मतलब रुपया पैसा। वर्तमान 21वीं शताब्दी मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब मुद्रा का विकास नहीं था तो लोग वस्तु से वस्तु को लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, है ना। वर्तमान में देखा जाए बच्चे क्या है, मौद्रिक है, मुद्रा है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, सुख सुविधा हम अच्छी तरीका से ले सकते हैं। बाकी पहले बच्चे देखा जाए तो पहले वस्तु से वस्तु को लेन देन था और जब वस्तु को वस्तु से लेन देन देते हैं तो उसे बच्चे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। उस समय मनुष्य की संख्या और आवश्यकता दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तुओं के लेन देन आदान प्रदान से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी। क्यों वस्तु से वस्तु को विनिमय हो जाता था, क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, आवश्यकता कम था बच्चे, जिसके कारण बच्चे वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर लिया जाता था। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई बच्चे, है ना, बढ़ती चली गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण अब छोटे छोटे कस्बे से बढ़कर बड़े बड़े गांव क्षेत्र मनुष्य के फैलाव होने लगा। इस स्थिति में बच्चे मनुष्य की सोच के आधार पर क्या बच्चे सोच के आधार पर विनिमय का मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्र से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चे, क्योंकि मुद्रा एक समान क्रिया विक्रिया के साधन का कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार गवर्नमेंट का अभ्युदय हुआ। सरकार की सभी कृत्यों तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। मतलब अर्थव्यवस्था के विकास के सब अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। तो ये बड़ी सारी चीजें होने लगा बच्चे। अब कहा जाता है कि आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन द्वारा होने लगा, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। मतलब मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब एक मशीन के द्वारा, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं बच्चे। यह मशीन मनुष्य के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन है जिसे कंप्यूटर कहते हैं। बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति में बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहायता या सहयोग करता है। कंप्यूटर कैसा होता है आप चित्र में बच्चे देख सकते हैं। आजकल सूचना शिक्षा ज्ञान सुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग था, वही अब बच्चे लैपटॉप काफी प्रचलन में भी है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों बढ़ती आवश्यकता और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संभव हो गया है। बच्चे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बच्चे हम लोग अभी जो बढ़ रहे बच्चे, है ना,
तो इस तरीका से प्यारे बच्चे हम लोग सीखें, बहुत ही कुछ सीखने का प्रयास किए बच्चे। प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े के इंगित की यात्री के सीने से माध्यम से पैसे को आदान प्रदान निकासी होने लगा और एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी मतलब विलंब के बैंकों के माध्यम से पैसा लेन देन करता है। बैंक के प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति प्लास्टिक और यांत्रिक संकेत से किसी भी समय व्यक्ति बैंक के एक चिन्ह स्थान से किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। ये सारी क्रिया बिजली संचालित कंप्यूटर द्वारा होता है और इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बच्चे? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इस तरीका से बच्चे हम लोग बहुत ही काफ़ी सीखे बच्चे, है ना। एटीएम के प्रयोग करें। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी सुविधा प्राप्त है और इसे भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे एक क्लास कैसा लगा आप बताएंगे। अगले वीडियो में बच्चे हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास और संक्षिप्त कहानियाँ के बारे में बच्चे। यहाँ से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे बच्चे अगले क्लास में सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ बच्चे। तो मैं आपको कल इस पर मैं कुछ सवालें करूंगा बच्चे और आप उस सवाल को जवाब देने के लिए आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझेंगे और देखेंगे बच्चे। कल हम इससे बेहतरीन क्लास देने का बच्चे प्रयास करूंगा बच्चे। अगला जो भी वीडियो आएंगे आप नेक्स्ट वीडियो का बच्चे आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे बच्चे। मैं बहुत जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बच्चे और मैं इस चैनल पर एसएसटी के हर विषय का क्लास में लूंगा बच्चे। तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि मेरा एक क्लास आपको अच्छा लगा होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।